Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next methods of calculating of national income. आज हम क्या करने वाले हैं, नेशनल इनकम का नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं. नेक्स्ट मेथड में क्या है, इनकम मेथड. क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इनकम मेथड. सॉरी स्टूडेंट्स, income method. This method is also called distributions income method. Distributions method भी कहा जाता है इस income method को. तो यहाँ पर income methods के अंदर क्या आता है, देखो यहाँ factor payment received by the household sectors for rendering their services to producing units as a reward. यहाँ जब हाउस होल्ड सेक्टर्स ने फैक्टर पेमेंट क्या की है, रिसीव की हैं. जब उसने क्या किया, अपनी सर्विसेज को क्या किया, रेंडर किया. किसको रेंडर की थी सर्विसेज, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को की. उससे उसे एज अ रिवार्ड मिला है. क्या मिला है वहां पर, एज अ रिवार्ड मिला. तो वो क्या है, इनकम. फैक्टर पेमेंट क्या बन गई, उसकी इनकम बन गई. या हम ये भी कह सकते हैं फैक्टर पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स टू हाउस होल्ड सेक्टर्स फॉर देयर सर्विसेज. उसकी सर्विसेज के बदले. तो हाउस होल्ड सेक्टर्स ने तो क्या रिसीव की, इनकम रिसीव की. हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव्ड फैक्टर पेमेंट. इट मींस यहाँ इंक्लूड्स केवल क्या होंगी, फैक्टर इनकम्स. इंक्लूड होंगी फैक्टर इनकम. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम कौन सी, विच आर इंक्लूडेड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस, उसके बाद इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट. केवल यही चार हमारी क्या है, फैक्टर इनकम है. which is received by household, which is received by household for their services, for their rendering to their services to producing units as a reward. जैसे कि for example when household gives their labor services to received wages. सेम ऐसे ये wages है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये उसने क्या किया, रिसीव की. तो ये हमारी फैक्टर्स इनकम है और इनकम मेथड. अब है कि जो क्लासिफिकेशन इस फैक्टर इनकम का कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस होता है. तो क्लासिफिकेशंस के अंदर सबसे पहले क्या है कि टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम में क्लासिफिकेशंस ऑफ फैक्टर इनकम. सबसे पहले क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने एज अ लेबर अपनी क्या दी है, सर्विस. एज अ लेबर क्या दी, सर्विस. तो हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. क्या रिसीव किया उसने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इसको COE. क्या बोल सकते हैं, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो एक लेबर को क्या रिसीव हुआ है यहाँ पर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. बट ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, हमें रिसीव होता है बाय द एम्प्लॉयर. जैसे फर्स्ट है वेजेस एंड सैलरी इन कैश. क्या हमें क्या की जाती है, जो वेजेस और सैलरी है किस वे में दी जाती है, इन कैश दी जाती है. क्या दी जाती है, इन कैश. इन कैश का मतलब है कि बाकी की कोई भी सर्विसेज ना दी जाए. मतलब इन कैश ऐसा नहीं देते, और सर्विसेज भी मिलती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी कितनी है, 30,000 में मैंने, कोई मेरे से पूछता कि सैलरी कितनी है, 30,000, बट मुझे रिसीव केवल कितने होते हैं, 25,000. रिसीव कितने होते हैं, 20. मैं 25,000 को रिसीव करती हूँ तो 5,000 रुपए मेरे बच गए. जो 5,000 वो किस चीज के हैं, मतलब कि मेरे को जो सैलरी दी जाती है ना इन कैश केवल कितनी है, 25,000 की है. 25,000 में इन कैश रिसीव करती हूँ. लेकिन जो 5,000 की जो सैलरी है वो कहाँ गई, तो 5,000 की सैलरी किस में जाएगी, जो हमें एम्प्लॉयर क्या देता है, हो सकता है वो पेमेंट्स इन काइंड्स भी दे. क्या दे, पेमेंट्स इन काइंड्स. तो इन काइंड्स का पेमेंट है. फॉर एग्जांपल मुझे क्या दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्लैट दिया कंपनी ने रहने के लिए. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिया है, कार दी है, कोई भी व्हीकल दे दिया मुझे, लैपटॉप दे दिया यूज करने के लिए, फोन मुझे यूज करने के लिए कंपनी ने दिया है. तो वो सारी क्या है, पेमेंट इन काइंड्स. मतलब कंपनी पेमेंट कर रही है, वो पेमेंट किस फॉर्म में कर रही है, इन काइंड्स के फॉर्म में कर रही है. क्लियर हो गया. तो 2,000 रुपए उसके कट गए. फिर है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम.
जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर, वो भी किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। फॉर एग्जांपल पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर कुछ परसेंट एम्प्लॉय का होता है, कुछ परसेंट किसका होता है, एम्प्लॉयर का होता है। क्या विदाउट रेंडरिंग देयर सर्विसेज, क्या एक पर्सन है वो इस सर्विसेज को ले सकता है, इस पेमेंट को ले सकता है? पॉसिबल नहीं है। पहले उसने एज अ लेबर अपनी क्या दी है, सर्विस दी है, उसके बाद ही एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय के अकाउंट में अपना, उसके पीएफ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एम्प्लॉयर भी क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है किसके अंदर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। लाइक डीए हो सकता है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है, डीए डियरनेस अलाउंस हो सकता है, ठीक है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखना यहाँ एम्प्लॉइज का भी कंट्रीब्यूशन होता है, बट एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशंस को आप फैक्टरी इनकम का पार्ट नहीं मानोगे। केवल किसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही किसका पार्ट होगा, फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। क्लियर हो गया? तो ये 5,000 रुपए जो बच गए थे मेरे, मैं उनके खर्चे बता रही हूँ। इन काइंड्स भी दे रहा, उसमें कट कर देता है, अपना खुद कुछ परसेंट कंट्रीब्यूशन करता है, कुछ परसेंट किसका होता है, एम्प्लॉइज का होता है, उनमें कटिंग हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन कि रिटायरमेंट पेंशन जब पर्सन क्या हो जाता है, अपनी जॉब से रिटायर हो जाता है, उसके बाद क्या मिलती है, उसको पेंशन मिलती है। लेकिन वो पेंशन फ्री की नहीं है, पहले ही बाय द एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से क्या कर ली गई है, वो डिडक्ट कर ली गई है। तो जितने दिन उसने क्या किया, वहां पर सर्विस की है, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, तो 30 ईयर तक उसने क्या किया, उसकी सैलरी में से कुछ पार्ट को डिडक्ट किया था। अब क्या करेगा, बाद में उसको एज अ पेंशन उसको वो क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। बट ये रिटायरमेंट पेंशन ही इफेक्टिव इनकम का पार्ट होती है। एक पेंशन और होती है ओल्ड एज पेंशन। कौन सी पेंशन होती है, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। ओल्ड एज इस फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होती। अभी कहेंगे ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं होती, बिकॉज ओल्ड एज पेंशन आपको मिल रही है, आपने कोई सर्विस नहीं दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपको फ्री में एज ए चैरिटी, एज ए डोनेशंस आपको दे रही है। ये आपकी ट्रांसफर इनकम है। कैसी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, ये फैक्टर इनकम नहीं है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 4 पार्ट्स हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, रिटायरमेंट पेंशन। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस के अंदर ये चारों पॉइंट गिवन हो, आपको हो सकता है कि वो 2 ही पॉइंट हो, इन सैलरी इन कैश और इन काइंड। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो इन कैश और इन काइंड से देता हो, ये दोनों सर्विसेज ना देता हो सकता है तो आपको चारों मिल जाए, और ये भी हो सकता है ओनली सीओई हो। देखो अगर क्वेश्चंस के अंदर सीओई गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, और गिवन है आपको वेजेस सैलरी इन कैश, तो आपको कंसीडर केवल किसको करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कंसीडर करना है, इनको कंसीडर नहीं करना है। अगर सीओई नहीं है तो आपको ये चारों चीजें ढूंढनी है, इन चारों में से 1-2 मिसिंग हो सकती हैं, जो भी आपको इनमें से मिल जाए सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्लियर हो गया? यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टॉपिक सभी को हो गया होगा। अब है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। क्या है, टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम के अंदर नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट था हमारा क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ये 3 टाइप्स की फैक्टर इनकम को इंक्लूड करता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट किसके बदले दिया जाता है, फॉर रेंडरिंग देयर लैंड सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग देयर लैंड सर्विसेज। आपने लैंड सर्विस किसको दी, किसी को भी दी है, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, रेंट एंड रॉयल्टी भी आती है। यहाँ पर क्या आती है, रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी दोनों किसका पार्ट होंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस का। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब आता है, फॉर रेंडरिंग देयर कैपिटल सर्विसेज। जब आपने क्या दी, अपनी कैपिटल सर्विस को रेंडर किया, उसके बदले आपको जो क्या हुआ है, जो रिवार्ड मिला, वो रिवार्ड किस फॉर्म में होगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है,
profit received by the household for rendering their entrepreneurial skills, for rendering their entrepreneurial skills। उसने क्या किया, अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं उसको दिया है, किसके लिए दी, किसको दे दिया उसने, अब एम्प्लॉयर को दिया, तो एम्प्लॉयर से क्या रिसीव करेगा, प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट भी उसे 3 टाइप्स के अंदर क्या होता है, रिसीव होता है। तो प्रॉफिट किस किस फॉर्म्स के अंदर उसे रिसीव होगा, तो प्रॉफिट के फर्दर्स क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। प्रॉफिट के भी फिर क्या है हमारे फर्दर टाइप्स। ना प्रॉफिट के फर्दर टाइप्स कौन कौन से हैं, कि प्रॉफिट में सबसे फर्स्ट है डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, एंड लास्ट है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग। देखो प्रॉफिट किस किस फॉर्म में मिल सकता है, अगर आपने क्या किया हुआ है, उस कंपनी में शेयर्स लगाए हुए हैं, तो आपको एज अ डिविडेंड क्या होगा, रिसीव। क्योंकि प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है, डिविडेंड। ये आपने बीएसटी के अंदर पढ़ लिया होगा, आपने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आया होगा ना, प्रॉफिट के फर्दर्स क्या होते हैं, टाइप्स। तो डिविडेंड सबसे पहले क्या दिया, प्रॉफिट में से डिविडेंड्स आपने दिया, तो डिविडेंड्स है। उसके बाद कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी किस में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। रिटेन अर्निंग मतलब कुछ पैसा जब कंपनी अपने पास रख लेती है, एम्प्लॉइज को ना देकर वो क्या करती है ना, शेयर होल्डर को पैसा देती है ना, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देती है, कहते हैं इस पैसे को मुझे अपने पास रखना है, किसके लिए, फ्यूचर में जो भी कॉन्टीजेंट उसकी लायबिलिटीज होंगी उसको रिमूव करने में रिटेन अर्निंग रख लेती है। तो प्रॉफिट के क्या है, तीनों टाइप्स हैं। क्या है, तीनों टाइप्स, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ पर तीन किसे, रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, 3 कंपोनेंट्स किसके हैं, प्रॉफिट के। और प्रॉफिट के फिर 3 हैं पार्ट्स हैं, कौन कौन से, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग। अगर क्वेश्चंस के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, सबको क्या कर दो, आप हटा दो, इन सबको क्या करो, आप इग्नोर कर दो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको तीनों मिलेंगे, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों मिले, हो सकता है 2 ही पॉइंट मिले, रेंट एंड इंटरेस्ट मिले, तो आप इसको ही ऑपरेटिंग सरप्लस मान लेना। हो सकता है कि आपको रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों मिल जाए, तीनों को मान लेना। और ये भी हो सकता है रेंट इंक्लूड, रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, प्रॉफिट ना होकर इसमें से डिविडेंड हो, रिटेन्ड अर्निंग हो, तो आप प्रॉफिट के क्या लोगे, पार्ट लोगे। क्या लोगे, प्रॉफिट के पार्ट, उन्हें ऐड करके क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर हो गया। एंड लास्ट है हमारा मिक्स्ड इनकम। क्या है, मिक्स्ड इनकम। देखो यहाँ तो हम सबने क्या दी, हाउस होल्ड सेक्टर्स ने अपनी सर्विसेज दी, सर्विस के बदले क्या किया, एज अ रिवार्ड हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, प्रॉफिट रिसीव हुआ। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम सभी क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते ही हैं, मतलब कि हम हायर्ड वर्कर ही हैं। हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो क्या होता है, खुद का भी तो हमारा बिजनेस होता है। तो खुद का जब बिजनेस होता है, खुद के हम फैक्टर्स को जब यूज करते हैं, तो उससे भी हमें क्या होती है, फैक्टर इनकम रिसीव होती है। तो वो जब खुद के फैक्टर्स लगाकर सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर से जो भी हमें इनकम रिसीव होती है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं उसे, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू दोज इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस, सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स। खुद के सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर से जो भी हमें इनकम रिसीव होती है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर मिक्स्ड इनकम। फॉर एग्जांपल, अब बार्बर, एक बार्बर है, उसने अपनी क्या लगाई हुई है, कैपिटल लगाई हुई। फार्मर है, फार्मर अपनी खुद की लैंड में खुद की लेबर का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेबर को लगा खुद की लैंड है तो उसे रेंट नहीं देना पड़ रहा, खुद उसमें एज ए लेबर उसकी लेबर क्या कर रही है, वहाँ पर काम, फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं, एज ए लेबर वहाँ काम कर रहे हैं। तो उन सबकी जो वैल्यू है वो कैसी, इम्प्यूटेड है। जो वैल्यू है वो सारी कैसी है, इम्प्यूटेड वैल्यू है। थर्ड हो सकता है कि बिजनेसमैन है, वो खुद एक सोल ट्रेडर है,
खुद की उसके पास क्या है, लैंड है, खुद की कैपिटल उसने लगाई है और उसकी ही क्या है वहां पर एज वो लेबर क्या दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो कंप्लीट जो फैक्टर इनकम है वो खुद ही क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। तो सारी इनकम क्या होती है, उसकी मिक्स्ड इनकम ही होती है। कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इनकम गिवन एग्जांपल। आप एग्जांपल दीजिए। वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर तो जनरली किसमें गिवन होगा, आपको मिक्स्ड इनकम के अंदर ही गिवन होगा कि मिक्स्ड इनकम आप इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो ये हमारे क्या था, क्लासिफिकेशंस ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। वैसे जनरली क्या है, तो बहुत इजी मेथड है ये, बहुत ज्यादा इजी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। जब हम तीनों को क्या कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, एग्रीगेट एनडीपीएफसी। क्या निकल कर आता है, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हाउ टू रीच नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचा जाए, नेशनल इनकम मींस एनएनपीएफसी। बताया था क्या होती है नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो एन से एन नो चेंज, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्लस क्या कर दो इसमें एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, पी से पी नो चेंज, एफसी से एफसी नो चेंज, क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। क्या आ जाएगा आपका, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। क्या गिवन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, और आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर एनएनपीएफसी आपने कैलकुलेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल भी तो समझते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं कि फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन करोड़, अमाउंट इसमें गिवन है, इन करोड़ में गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 1000। सेकेंड प्रॉफिट गिवन है 200। प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट है 100। इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एंड रेंट 500। मिक्स्ड इनकम 200। वेजेस एंड सैलरी 500, एंड लास्ट हम ये यहाँ क्या दे दिया, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड -20। यहाँ लिख दिया कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्वेश्चंस में ये नहीं आएगा, एग्रीगेट नहीं आएगा, सीधा पूछा जाता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें पता है सारे जो पॉइंट्स है कौन से गिवन है, यहाँ पर इनकम मेथड की गिवन है। कौन से गिवन है, इनकम मेथड के। तो आपको क्या करना है, अब इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है इनकम मेथड से एग्रीगेट क्या आने वाला है, एनडीपीएफसी। क्या आने वाला है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यही पढ़े थे हमने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दे रखा है, 1000। यहाँ गिवन क्या है, वेजेस एंड सैलरी भी कितनी है, 500। तो क्या वेजेस सैलरी को कंसीडर किया जाएगा, तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट गिवन है क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 1000। कितना है, 1000। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है, इंटरेस्ट हमें गिवन है। 500
प्लस 100 प्लस 200 और क्या गिवन है मिक्स्ड इनकम कितनी है 200 5 6 6 to 8 8 to 10 तो टोटल कितना आ गया एनडीपीएफसी 2000 कितना हो गया एनडीपीएफसी 2000 बट बोला क्या गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है एनएनपीएफसी क्या होता है एनएनपीएफसी तो आपको एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ गिवन क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो यहाँ पर नेशनल इनकम तक जाने के लिए क्या करोगे नेट एन से एन नेट टू नेट नो चेंज डोमेस्टिक से नेशनल क्या करोगे प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड बट ये NFIA किस में गिवन है माइनस में गिवन है तो आप क्या करोगे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस P से P नो चेंज FC से FC नो चेंज आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1980 क्या कैलकुलेट हो गया यहाँ पर NNPFC हमारा कैलकुलेट हो गया तो नेशनल इनकम का इनकम मेथड सबसे इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है बहुत ज्यादा एक वैल्यू एडेड मेथड जो हमने कल मेथड किया था उस मेथड से भी बहुत ज्यादा इजी है केवल इसमें कॉन्सेप्ट को पहचानना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या इंक्लूड है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड है फिक्स इनकम में क्या इंक्लूड है प्रॉफिट के क्या क्या पार्ट्स हैं केवल आपको उन्हें ढूंढना है और केवल क्या करना ऐड यहाँ कुछ भी माइनस नहीं होना कंप्लीट क्या होंगे ऐड होंगे तो ऐड करनी तो आप सभी को आती है कि इनमें से पॉइंट्स को ढूंढो और उसको क्या कर दो ऐड और ये पता है कि एलोकेट निकलेगा क्या एनडीपीएफसी ही निकलेगा इसकी वजह आपसे अगर दोबारा क्या जीएनपीएफ कोई भी पूछा जाए कुछ भी पूछा जाए आप इसकी हेल्प से उसको क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो